और उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब का जनाज़ा अब तक सामने क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिखाया गया? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ 3 टुकड़े। मैं मौजूद था जब उनका बयान था, मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। तो 3 टुकड़े मिले थे और खाके शिफ़ा में उनको जोड़ करके और उनका जनाज़ा तैयार किया गया। ये ऐसा उनका बयान है, लेकिन कुछ अमरीकी जो बड़े थिंकर हैं, उनका ये कहना है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ज़ख्मी हुए हैं, बुरी तरीके से। यानी जो बात मुज्तबा खामनेई के लिए कह रही है, वो सैयद अली खामनेई के लिए भी है। ईरान का अगला जो निशाना रहेगा वो सीरिया ही रहेगा और सीरिया पे वो काम करेगा, क्योंकि इराक के सीरिया के बॉर्डर मिले हुए हैं। अगर वही हवाई हमला ईरान ताकत मिल जाएगी तो इजराइल क्या करेगा? जो सरहदी एरिया में इनकी फोर्सें लगी हैं, इनके बख्तर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो सब तो एयर स्ट्राइक में खत्म हो जाएगा एक बार में। सरहदी फोर्स सरहद छोड़ के भागेगी जान बचाने के लिए एयर स्ट्राइक पे, तो उसको कब्जा करना आसान रहेगा एरिया, बड़ी बात तो है नहीं। तो पहला काम हमको लगता है कि वो इसी पे करेंगे और सीरिया को ये कंट्रोल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल पे कंट्रोल करने के लिए ईरान का सीरिया पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डेट्स हैं कई, लेकिन जब खामनेई साहब की बात हो रही तो एक और खबर चल रही है, वो काफ़ी दिनों से है। हालाँकि अभी जब मैं 2-3 दिन पहले जब ईरान कल्चरल हाउस में खामनेई साहब का आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब का जब चेहलम की उनकी मजलिस थी 40 दिन पूरे होने के बाद, सीज़फायर भी हो गया था। तो उसमें जो मौलाना कल्बे रुशैद साहब, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ तो इसलिए एक चीज़ कहने के लिए, और मेरी बस यही एक बात है। और उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब का जनाज़ा अब तक सामने क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिखाया गया? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ 3 टुकड़े। मैं मौजूद था जब उनका बयान था, मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। तो 3 टुकड़े मिले थे और खाके शिफ़ा में उनको जोड़ करके और उनका जनाज़ा तैयार किया गया। ये ऐसा उनका बयान है, लेकिन कुछ अमरीकी जो बड़े थिंकर हैं, उनका ये कहना है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ज़ख्मी हुए हैं, बुरी तरीके से। यानी जो बात मुज्तबा खामनेई के लिए कह रही है, वो सैयद अली खामनेई के लिए भी है कि ज़ख्मी हुए हैं और वो अभी ज़िंदा हैं। ये भी एक बात चल रही है। फिर एक चीज़ मैंने आपने गौर की होगी, जब ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा था, तो उसमें उन्होंने 168 बच्चों को शामिल किया था, उनकी फ़ोटो लगाई थी, सब चीज़ें और मिनाब 168 उसका नाम भी दिया था, लेकिन कहीं उसमें आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की तस्वीर नहीं थी। चौथी चीज़ ये कि इतनी सीज़फायर बात होने के बावजूद अभी तक ये खबर नहीं है कि भई जंगबंदी के बाद तदफीन कब होगी, कैसे होगी, क्या उसका वो है, किसी तरह के बातें तो अलग-अलग हवालों से खबर आ रही। लेकिन ये तो चलिए उसकी बात है, अभी बहुत सारे सेग़ राज़ में हैं चीज़ें। लेकिन खबर जहाँ एक आ रही कि सीरिया से बहुत बड़ी खबर आ रही। सीरिया से खबर ये आ रही है कि वहाँ जुलानी के खिलाफ बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। घर-घर से लोग निकल रहे हैं और वहाँ पे झड़पें बहुत तेज़ी से शुरू हो गई हैं। तो क्या ईरान का जो इम्पैक्ट है, या ईरान, चीन, रूस का जिस तरह से ताकत सामने आई है, क्या उसका असर सीरिया पे नज़र आएगा? क्या सीरिया पे उसका असर दिखाई देगा? नंबर 1 ये, नंबर 2 ये कि ईरान के लिए जदीद साहब लिखा है कि ईरान के लिए जान फ़िदा करने के लिए वॉलंटियर लड़ने वालों की तादाद अब 26 मिलियन यानी 2 करोड़ 60 लाख के करीब हो गई और इसमें ख़वातीन भी अब मैदान में आ गई। देखिए, मैं आपको बता दूँ टोटल आबादी जो ईरान की है वो 9 करोड़ की है और तेहरान में तकरीबन 3 करोड़ लोग हैं। तो राशिद साहब 9 करोड़ लोगों में अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर लड़ने के लिए आ गए, बल्कि एक साहब तो कह रहे थे कि बच्चों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ हर आदमी लड़ने के लिए तैयार है। तो ये तो ढाई शायद आपने कही थी या किसने कि भई वहाँ तादाद आप क्यों गिनते हो? रजिस्ट्रेशन पे क्यों जाते हो? वहाँ तो हर कोई तैयार है। तो ये सिनेरियो जो है फिर वही
कि बूट्स ऑन ग्राउंड कर देंगे। अच्छा, एक और खबर है जदीद साहब जो अपडेट की है कि पवित्र शहर करबला में हिजबुल्लाह की कॉल पर लाखों लोग सड़कों पे आ गए। अब अगर इराक की बात करें तो वहां कतायब हिजबुल्लाह 30,000 लोग जो है वो ऑलरेडी बाकायदा कफन पे साइन कर चुके हैं। ये सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं, अलग अलग थोड़ा सा इस पे जिक्र कीजिएगा। राशिद साहब, अब्दुल वाहिद साहब आ रहे हैं बहुत जल्द। देखिए मुमताज भाई, यहाँ पर जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे ईरान के, ईरान का अगला जो निशाना रहेगा वो सीरिया ही रहेगा और सीरिया पे वो काम करेगा, क्योंकि इराक के सीरिया के बॉर्डर मिले हुए हैं। लैंग्वेज भी तकरीबन तकरीबन काफी मैच है, अरबी है। वो अलग बात है कि जैसे हमारी हिंदी, लश्करी जबान, उर्दू जबान, भोजपुरी में मिक्सअप रहता है, थोड़ा टोन थोड़ा अलग होता है। हरियाणा का टोन अलग होता है, वेस्टर्न यूपी का टोन अलग है, ईस्टर्न यूपी का टोन अलग है, लेकिन आप समझ जाते हैं। तो इतना फर्क होगा वहां की लैंग्वेज का भी, सीरिया के और इराक के। तो हमको लगता है कताब हिजबुल्लाह के लोगों को सीरिया भेजा जाएगा, वहां पर अंदर ही अंदर सेंधमारी के लिए, अंदर ही अंदर लोगों को यूनाइट करने के लिए। लेकिन अभी उसमें वक्त है, हमको लगता है कि 1 से 2 साल लगेंगे अभी वहां के लोगों में विरोध पैदा करने के लिए, जैसे इन्होंने करने की कोशिश की थी ईरान में। वहां पर क्योंकि ईरान के लिए बहुत जरूरी है सीरिया, और जब ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन हट जाएंगे तो जहां तक हमको लगता है, मेरा अपना मानना है कि ईरान सबसे पहले 2 चीजें खरीदेगा, फाइटर प्लेन और एयर डिफेंस। सबसे पहले जो इसके पास आ जाएंगे वो ईरान में भी काम आएंगे, वो सीरिया में भी काम आएंगे। क्योंकि इजराइल की ताकत क्या है, ऊपर से आता है, हवाई हमला करता है, भाग जाता है। अगर वही हवाई हमला ईरान ताकत मिल जाएगी तो इजराइल क्या करेगा? जो सरहदी एरिया में इनकी फोर्सें लगी हैं, इनके बख्तर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो सब तो एयर स्ट्राइक में खत्म हो जाएगा एक बार में। सरहदी फोर्स सरहद छोड़ के भागेगी जान बचाने के लिए एयर स्ट्राइक पे, तो उसको कब्जा करना आसान रहेगा एरिया, बड़ी बात तो है नहीं। तो पहला काम हमको लगता है कि वो इसी पे करेंगे और सीरिया को ये कंट्रोल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल पे कंट्रोल करने के लिए ईरान का सीरिया पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वही एक चैन है लेबनान तक जाने के लिए, उनको सामान मुहैया कराने के लिए। वही एक चैन है गोलान घाटी से नजर रखने के लिए इजराइल के ऊपर। और एक और बोलते हैं एक और एरिया तैयार करना, महाज, एक और महाज खुल जाता है इजराइल के खिलाफ लेबनान के बाद, क्योंकि हमास तक तो इनकी रीच नहीं है, हमास तक इनकी रीच नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमास तक रीच के लिए फिर इनको सीरिया से घुसना पड़ेगा वेस्ट बैंक से तभी आएंगे, और गाजा तक तो जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो गाजा 3 तरफ से इजरायली लैंड से घिरा हुआ है और एक तरफ समंदर है जहां पर इजराइल के ही सैनिक रहते हैं, उनकी भी शिपें रहती हैं, वहां कोई जा नहीं सकता। तो मुमताज भाई, बहुत जरूरी है सीरिया अगर ईरान के कंट्रोल में हो जाता है तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात हो जाएगी, हिजबुल्लाह और मजबूत हो जाएगा। और जहां तक हमको लगता है कि लेबनान में फिर एक मर्तबा अवाम सड़क पे आएगी ईरान का मसला खत्म होने के बाद। जो ये निकाला गया है रेशियो कि प्रेसिडेंट ईसाई रहेगा, सुन्नी रहेगा, प्राइम मिनिस्टर शिया रहेगा, हाउस का वो स्पीकर, तो इस तरह से तो आप जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो सऊदी के इन्फ्लुएंस में है और सऊदी डोनाल्ड ट्रंप के इन्फ्लुएंस में है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक हो गए, बात खत्म हो गई। हमको लगता है यहाँ पर जनरल वोटिंग के ऊपर तीनों कम्युनिटी खड़ी हो, तीनों कम्युनिटी लड़े, जिसको लड़ना लड़े, अपनी पार्टी से लड़े, लड़ने के बाद जो बनेगा वही लीड करेगा और हमारी आर्मी को स्ट्रांग करेगा।
क्योंकि अमेरिका ने लेबनान के आदमी को एकदम कचरा करके रखा हुआ है। अपने हिसाब से उनको सामान देते हैं, अपनी सैलरी देते हैं और कहते हैं तुम बस खामोश रहो, इजराइल भागता जाए तुम पीछे हटते जाओ। बदनाम तो लेबनान की आर्मी होगी, क्या करना है? बदनाम तो लेबनान की आर्मी होगी, तो करना क्या है? तो ये सब स्ट्रेटेजी है। इसके ऊपर ईरान के लिए, अगर आपको लगता है कि मस्जिद अक्सा को इजराइल से अगर मुक्त कराना है, महफूज रखना है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ईरान 10 मिसाइल मारेगा, सब आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारे मुहाज पे घेराबंदी बहुत जरूरी है। चाहे सीरिया को कवर करना हो, लेबनान पे कंट्रोल मजबूत करना हो, ये सब बहुत जरूरी रहेगा, तब जाके ये आगे बढ़ पाएंगे। क्यों भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब ने जो कहा है 10 वैज्ञानिक 10 साइंसदान अमेरिका गायब है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद नहीं है। 4-5 दिनों से खबरें चल रही हैं कि कहीं 5 की खबर है कि 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है गायब है, कहीं 10 की खबर है। अलग अलग हवालों से खबर ये आ रही है। इस पे मैं चाहूंगा अब्दुल वाहिद साहब इस पे जरूर रोशनी डालेंगे कि ये मामला क्या है कि साइंटिस्ट अमेरिकी साइंटिस्ट गायब होने का। दूसरा ये कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरानी मिलिट्री ऑफिसर कहना है कि होर्मुज जो है वो मिलिट्री जहाज के लिए नहीं खुला है। वो वहां से कोई इस तरीके के जहाज जो है यानी अमेरिका या किसी और वहां से नहीं गुजर सकते, ये बिल्कुल, या किसी के भी वहां से नहीं गुजर सकते। इसके अलावा जयदीप साहब ने लिखा है कि सही कहा राशिद भाई, आसिफ मुनीर आईएसआई का इंटेलिजेंस ऑफिसर रहा है। इसे मुश्तबा साहब की जासूसी के लिए ही भेजा गया होगा। यहाँ पे परवीन गुलाबशाह ने लिखा है मुनीर साहब इंसानियत के लिए नहीं गया, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए गया है। चूंकि इनके पास इंसानियत रहती तो गाजा में तबाही हो रही थी, तब तो ये कभी सुलह के लिए कोशिश नहीं की। ईरान तो अब ईरान के इतने लिए कैसे हो गई, ये मतलब मैं आगे तक मुकम्मल कर रहा हूँ। तो इसके अलावा ये मोहम्मद रईस साहब लिखा है कि जो 10 न्यूक्लियर है, ये अमरीश मिश्रा ने खबर चलाई, लेकिन ये खबर 4-5 दिनों से चल रही, मैं आपको क्लियर कर दूं। इसके अलावा साउथ लेबनान के लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और इसके साथ साथ जहां जहां इजराइल ने अपने झंडे लगाए थे, अब वो झंडे जो है उखाड़ उखाड़ के लोग फेंक रहे हैं। ये भी लेबनान में शुरू हो गया है। ये सिचुएशन है जी। अब्दुल वाहिद साहब, अब ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा? देखिए एतमाद तो फिलहाल ईरान इतनी आसानी से नहीं करेगा और सब कुछ ऐसा हलवा हलवा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी और इसमें आलमी सतह पर किसका क्या रोल होगा? क्योंकि देखिए ईरान ऐसा तो नहीं है जैसे फ्रांस पूरी मजबूती से खड़ा हो गया था, स्पेन खड़ा हो गया था, कई और ममालिक खड़े हो गए थे। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईरान सबको नजरअंदाज कर दे, क्योंकि लगातार जो है वो ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची बात कर रहे हैं राब्ते में। जी अब्दुल वाहिद साहब। देखिए, ऐसा है कि ईरान और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर एक फ़र्क वाज़ेह है जो पूरी दुनिया को समझना चाहिए। जो सिविलाइज़ेशन जितनी पुरानी होती है उसके अपने जो है बहुत सारे प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। ईरान की सिविलाइज़ेशन थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड है, तो इसलिए उसके अपने प्रोज़ एंड कॉन्स है और एक उसका अपना स्टाइल है दुनिया को चलाने का या फिर अपनी जो है गवर्नमेंट को रन करने का। ईरान का जो है, अब आप समझिए एक बात में कि भाई एक बहुत बड़े शायर हुए हैं हफीज़ मेरठी, उनका एक शेर है कि बावकार रहने को, बरकरार रहने को अमन भी ज़रूरी है, सुलह भी मुनासिब है। अब आप बताइए कि अगर ईरान ने इसको जो है अडॉप्ट किया है तो इसके अंदर गलती पे कहाँ है? सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमारे नाजरीन के लिए है ये, पैनलिस्ट के लिए नहीं है सवाल, क्योंकि बहुत सारे फेक नैरेटिव्स मीडिया में चलाए जा रहे हैं कि देखिए ईरान झुक गया या फिर कहीं आ रहा है। तो अब जो है सवाल ये है, दूसरे ये कि एक नैरेटिव ये भी है कि भाई आसिम मुनीर गए, आईएसआई के चीफ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, सस्पिशस एक पर्सनैलिटी है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपके उसमें जो है अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर जो बात मैंने कही थी, मैं फिर रीइटरेट कर रहा हूं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर यह है कि वो एक के साथ कभी फुल्ली जो है, अमेरिका के पाले में भी इस वक्त पाकिस्तान नहीं रह सकता, पूरी तरह से चीन के पाले में भी नहीं रह सकता, ईरान का मुखालिफ भी नहीं रह सकता,
क्योंकि उसका रीजन ये है कि एग्जैक्ट बॉर्डर, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फलस्तीन वाले मामले पर क्यों नहीं बोला, क्या फलस्तीन से बॉर्डर मिलता है उसका? ठीक है, ओआईसी का एक मेंबर है, करारदाद हुई जब भी यूएनएससी के अंदर डिस्कशन हुई, पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा, ओआईसी में भी, यूएन में भी, हर जगह। लेकिन वो जो है प्रॉब्लम अरबों की है। अरब वाले देखें उसको, जो लोग एग्जैक्ट नेबरहुड के अंदर आते हैं, जिनकी ट्रीटी है, जिनका मुआहदा है, तो उसके अंदर अब चूंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से मिलता है, ईरान के अंदर अगर रिजीम चेंज होता है, किसी भी तरह की अस्थिरता आती है, तो ये इसका फौरी इंपैक्ट पाकिस्तान पर पड़ना ही पड़ना है। दूसरे ये है कि आप देखिए कि बीएलए का जब ओबामा प्रेसिडेंट था यूएस का, तो ओबामा जो है एक बोलते हैं मीठा जहर, लीबिया को बर्बाद करने वाला बराक ओबामा, सीरिया के अंदर जितना सना सब कुछ हुआ बराक ओबामा, उसके अलावा आप देखिए मिस्र के अंदर डेमोक्रेसी को टॉपल करने वाला बराक ओबामा, और भी पूरे सूडान के अंदर जो कुछ हुआ, सोमालिया के अंदर जो कुछ तबाही हुई, तो एक मोहरा बना के रखा ओबामा ने। जहां कहीं जाता था अरबी में 2-4 लफ्ज सीख लिए थे, शुक्रन सलामा, अस्सलाम वालेकुम, लोगों को लगा देखिए मुसलमान हो गया। जैसे भारत के अंदर कितना ही बड़ा कम्युनल हो, टोपी लगा ले, साफा पहन ले, इफ्तार पार्टी में आ जाए, बोल दे अस्सलाम वालेकुम, सारे मुसलमान फिदा उस पे, चलिए जी आ गया। बिल्कुल जैसे कि मदीना से अरे भाई हम लोग हेडिंग लगा देते हैं, क्या करें जी, लगता है चलो कुछ तो ठीक हुआ, हाँ सुर्खी बना देते भाई उर्दू अखबार आपकी, क्या करें भाई। तो वही बता रहा हूं मैं कि भैया ये दौर देखिए अब जो है यहाँ मीडिया की पोल खोलने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग भी मीडिया के ही हैं, तो अब इसका तो वही हुआ कि भाई हम लोग अपनी जो है, लेकिन सूरत हाल वही है। तो अब जो है अब ये है, अब उसके के अंदर ये है कि अब आसिम मुनीर अगर गए हैं वहां पे, जो कुछ हुआ है, तो इसको पॉजिटिव वे में भी देखना चाहिए। क्या ईरान से दुश्मनी मोल लेने की पोजीशन में पाकिस्तान है? नहीं है। बीएलए जो है, अब जो मैं बीएलए की बात, बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो ईरान और पाकिस्तान दोनों के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट किए हुए है, ऑपरेशंस करता है, इसका टाई अप मुजाहिदीन खल्क के साथ भी है ईरान के, जिन्होंने जब खामनेई साहब हयात थे उस वक्त उन्होंने कई सारे कोर्ट ऑपरेशन किए थे उनको एसेसिनेट करने के। अभी जो है आपको मालूम है कि जिस वक्त ईरान के अंदर 6-7 महीने पहले एहतजाज चल रहे थे, तो 150 से 200 के आसपास बहुत सारे मुजाहिदीन खल्के और बीएलए के लोग पकड़े गए थे ईरान के अंदर। वो खामनेई साहब के रिहाइश गाह के आसपास मंडरा रहे थे और कुछ ने वहां पर अटैक करने की कोशिश भी की थी। ये कौन लोग हैं? आपको जानकर हैरत होगी कि बीएलए को ओबामा ने, हजरत बराक हुसैन ओबामा, कुछ लोग बोलते हैं ना ओबामा को भाई साहब अमन के वसीया हैं, शुक्रन सलामा बोला, फला फला बोला, हजरत बराक हुसैन ओबामा साहब ने, मुअज्जिल अली ने $10 मिलियन दे करके अल्बानिया के अंदर इसी बीएलए और मुजाहिदीन खल्क का ऑफिस खुलवाया था। अगर ये मेरी बात गलत है तो लोग गूगल पे जाएं, सर्च करें, देख लें। दूसरी बात, क्या जब बाइडेन आया और उसके बाद जो लोग आए, क्या बीएलए का ऑफिस यूएई में शिफ्ट नहीं हुआ है? यूएई और पाकिस्तान के दरमियान जो ये डिफरेंस पैदा हुआ है 3-4 साल में, किस लिए हुआ है? उसका मेजर रीजन ये है कि बीएलए अब अल्बानिया के बजाय यूएई से ऑपरेट हो रहा है। तो क्या अमेरिका की ये बात जो हम जानते हैं, जो गूगल पे मौजूद है, क्या पाकिस्तान वाले 5वीं फेल हैं? गूगल तो वो भी जानते होंगे कि भाई गूगल पे क्या क्या है, मौजूद है। तो जब गूगल बता रहा है कि बीएलए का ऑफिस जो है अब अमेरिका की बाइडेन गवर्नमेंट ने और उसके बाद ट्रंप ने यूएई में शिफ्ट कर दिया है, तो क्या जो है पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा कि उसके यहाँ का एक दहशतगर्द ग्रुप जो है अपना हेड ऑफिस बनाकर अमेरिका के दौलत से वहां राज करे? तो क्या इसके लिए उसको ईरान की जरूरत है या नहीं है? तो हर चीज सिर्फ शक के नजर से देखना। दूसरे ये कि आप देखिए दूसरा पहलू क्या है, जब अमेरिकन ये सब आए, वो आप विजुअल देखिए, पूरा इंटरनेशनल मीडिया में है, और वो मैं बार बार दिखाना चाहता हूं लोगों को। ये पूरा मीडिया चाहता है कि शिया सुन्नी डिवीजन क्रिएट हो, शिया सुन्नी डिवीजन क्रिएट नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कालीबाफ ने और कितना ही इल्जाम लगाइए, शहबाज शरीफ ने और अब्बास इराकची ने मगरिब या शायद इशा की नमाज एक साथ पढ़ी थी, बताइए आप, और एक ही सफ में थे। कैसे
तो ये जो है बोलना कि भाई क्या जो है इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा हजरत इमाम खामनई ने पढ़ाई थी या नहीं, बताइए आप। तो अगर जो है शिया के पीछे नमाज नहीं होगी या फिर सुन्नी के पीछे, तो क्या वो नमाज जनाजा मानी नहीं गई उनकी? इस्माइल हनिया वसीयत करके गए थे कि अगर मेरी मौत हो तो हजरत इमाम खामनई मेरा नमाज जनाजा पढ़ाएं, और उनके बड़े बेटे वहां मौजूद थे, उन्होंने बाकायदे बोला कि हजरत इमाम आप नमाज पढ़ाइए इनकी, बताइए आप। तो ये जो है मीडिया के अंदर जो कुछ स्टोरी आती है कि नहीं फला आदमी है फला आदमी है, अब आप देखिए लिटरली जैसे ही जेडी वेंस आगे बढ़ा है एस्केलेटर से चढ़ के, उसने गले मिलने की कोशिश की है, शहबाज ने बाकायदे हाथ से रोका है, और जब कालीबाफ आए हैं और दूसरे लोग तो कैसे मिले हैं गले से। तो आप डिफरेंस देखिए कि नेचुरल अलायंस किसके साथ है। क्या पाकिस्तान कभी चीन के खिलाफ जा सकता है? कभी नहीं। अमेरिका के खिलाफ जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने कई बार इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो किया पाकिस्तान का या दुनिया का। हेनरी किसिंजर का मशहूर कॉल है कि इफ यू हैव अ फ्रेंड लाइक यूएस डोंट नीड एन एनिमी। तो आप सोचिए कि अमेरिका का दुश्मन होना तो वो एक है, लेकिन उसका दोस्त होना भी बहुत बड़ी तबाही है। तो क्या ये बात जो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के लोग इतनी इलिटरेट हैं कि उन्होंने हेनरी किसिंजर का नाम सुना ही नहीं है? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि रॉबिन राफेल का जो शौहर था, जिसको उन्होंने इम्तियाज पाकिस्तान दिया है, एम्बेसडर था, जनरल जियाउल हक के प्लेन में बिठवाकर आम की टोकरी रख करके किस तरह अपने एम्बेसडर को अमेरिका ने मरवा दिया ताकि जियाउल हक भी मारा जाए? तो क्या ये दुनिया नहीं जानती है इसको? तो ये सारी मैं एक चीज चीजें हैं रोकूंगा। जी। मैं अब्दुल जी भाई साहब, देखिए आप ये तमाम बातें कह रहे हैं, अचानक पाकिस्तान आ गया। इससे पहले आपको याद होगा कि सऊदी अरब और कतर थे जो बातचीत कर रहे थे, याद है आपको? ईरान से बात करने वाले कौन थे मीडिएटर? कौन बात कर रहे थे पाकिस्तान ईरान से? एक मिनट, मैं एक ओमान चीज था। कर, जी जी जी, ओमान था जी। ओमान भी था, कतर भी था, और कहीं ना कहीं जो है जो मोहम्मद बिन सलमान और ये सऊदी अरब भी था, बाकायदा राब्ते में लोग थे, बातचीत भी होती थी, तमाम चीजें। और हमले से 2 दिन पहले वो सैयद अब्बास इराक़ची सऊदी अरब भी गए थे, आपको याद होगा। और उसके बाद बयान भी आया, बहुत सारी चीजें हैं। अचानक ये चेंज क्यों आया? ये पाकिस्तान कैसे हो गया मीडिएटर बन देखिए गया? क्या क्या इसमें देखिए ऐसा सुरखाब के पर लग गए? तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान चूंकि जी देखिए, मैं जी किसी उससे नहीं कह रहा हूं, मैं ये जी कह रहा हूं, मेरी बात जी जी जी, समझिए आप। बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है, बिल्कुल राइट है देखिए, जी। मैं आ रहा हूं, मैं देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपकी बात से बिल्कुल हम नजरअंदाज कर दे या ये कह दे कि आप बात दुरुस्त नहीं है, नहीं नहीं कह सकते हैं। लेकिन जितनी आसानी से आप पेश कर रहे हो, इतना आसान नहीं है। नमाज पढ़ लेना, और नमाज की कद्र कीमत कितनी है, पाकिस्तान में कितने सारे नमाजी हैं, वहां पे क्या हो रहा है, सब आपको पता है। मस्जिदों पे वहां पे बम फोड़े जाते हैं, मालूम हुआ कि 100 नमाजी मारे गए। यही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान में हॉस्पिटल पे हमला कर दिया वहां पे, और 400 लोग जो है अफगानिस्तान के मारे गए। किसके इशारे पे मारे गए? बहुत सारी चीजें। बलूचिस्तान में जाकर के देखिए क्या हालत है वहां पे, कोई बोलने वाला नहीं है। तो मतलब आप देखिए, पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये सही है कि वो एक तरफ नहीं रहता है, उसका जेस्चर। लेकिन आप बताइए, जब गजा में कत्लेआम हो रहा था तो कितनी बार दावत खाने आसिम मुनीर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और कितना जबरदस्त स्वागत हुआ है। तो ऐसे ही हो गया। इतना इतना मतलब प्यार है अमेरिका ये पाकिस्तान से, क्यों प्यार है? क्या इसकी वजह कौन सा सुर्खाब के पर लगे हमें जरा बता दीजिए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि एक इस्तेमाल, देखिए अमेरिका क्या है कि वो नए नए चेहरे बनाता है। जब, जैसे मैं आपको बता दूं, जो जासूस वाले होते हैं ना, जब उनको लग जाता है फोर्स को कि ये अब जासूस जो है, ये हो सकता है अवाम में जान पहचान इसकी हो गई हो, तो वो नए लोग लाते हैं, नया बना के लाते हैं, उसको कहते हैं नहीं तुम बेकार हो गए हो, जाओ हटो। तो उसको कि कहीं ये पकड़ा नहीं, बस 1 2 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। मैं देखिए, मैं किसी उससे नहीं कह रहा हूं, मैं कोई वहां बैठा नहीं हूं, ना मैं, लेकिन
मैं कैसे मान लूं? डोनाल्ड ट्रंप जो है या नेतन्याहू, आप बताइए कि मतलब ये इतना आसान है क्या? और आप ये बताइए, अच्छा अच्छा छोड़ दीजिए, क्या ये सही नहीं है, क्या ये खबर नहीं है कि मारने का प्लान था अब्बास अरागची को, कालीबाफ को, और वो तेहरान पे न उतर करके कहीं और उतर करके अपने अपने घर को गए? ये क्या था प्लान? तो कुछ चीजें तो हैं जो जो हमें कहीं ना कहीं, देखिए नमाज पढ़ लेना क्या, नमाज तो हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या वहां का, उसने अभी नमाज पढ़ ली है, वो जो सीएम है वो कहाँ का है, उड़ीसा का है, कहाँ का है? अच्छा वो सब छोड़ दीजिए, मैं खुद एक आवाज मैं आपको खोल देता हूँ। मैं देखिए, जी मैं जी जब जी, गया चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, जी। चंद्रबाबू नायडू जो है नमाज पढ़ लिए, तो क्या क्या मानोगे कि क्या करा, जी जी अगली जी। बार इमामत करवा दोगे उनसे कि साहब उन्होंने तो नमाज वहां पढ़ ली? और आ जाइए, मैं आपको बता दूं, मैं इमाम हरम जब मदीना मुनव्वरा के इमाम डॉक्टर इब्राहिम आए थे तो मैं उनके साथ गया था आसाम। तो वहां कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अचानक ये हुआ साहब नमाज टाइम हो गया। तो वहां पे जो कांग्रेस का भी लीडर बना हुआ है वहां पे, क्या नाम है उसका, गोगोई जो है, गौरव गोगोई, वो वहां पे था। अब वो भीड़ से जाए कैसे? तो उसने जो है टोपी उपी लगा के वो भी हमारे साथ खड़ा हो गया। ये मतलब मैं किसी की, आपने तो चंद्रबाबू नायडू तो फिल्म उसमें देखा है, मेरे साथ खड़ा हो गया, वहीं पर नमाज पढ़ रहा है, मैं साथ में खड़ा हूं। है? तो कुल मिला करके देखिए ये पैमाना जो है, और इसका एक और बड़ा वाकया, लेकिन वो अभी वक्त नहीं है। मैं आपकी बात से देखिए, एतमाद तो करना पड़ेगा, ईरान एतमाद कर रहे हैं, हमसे ज्यादा वो लोग समझदार हैं, हमसे ज्यादा वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। हम लोग तो वो है कि जैसे क्रिकेट के मैदान से बाहर बैठ करके कमेंट्री करने वाले, या टीवी पे बैठ करके, और हम कहते हैं ऐसा करना चाहिए था, इस क्रिकेटर को, कैप्टन को चाहिए था कि भाई वो उसको फर्स्ट राउंड भेज देता, वन डाउन उसको भेज देता, फोर्थ डाउन जो है वो चला जाता, तो बढ़िया। ये तो हम लोग वो वाले हैं, वो ठीक है। लेकिन लेकिन ये कि कहीं ना कहीं चीजें, अब जैसे कल रात मैंने कहा, आज मैं देख रहा हूं कि कई एजेंसियों ने वही बात कही है आसिम मुनीर के, भाई मुश्तबा खामनाई से मिलने की ख्वाहिश कैसे पैदा हो गई अचानक?